नमस्कार। आज हम योग साधना शुरू करने से पहले खान पान और रहन सहन पर क्या ध्यान दें, भोजन क्या करें, भोजन की पौष्टिकता को कैसे बढ़ाएं और योग साधना कैसे करें, इस विषय पर चर्चा करेंगे और शरीर के शुद्धिकरण का अंत में चर्चा करेंगे। तो भोजन क्या करें, केवल इसी 3-4 टॉपिक पर बात करेंगे। पहला टॉपिक रहेगा भोजन क्या करें। भोजन जो हम कर रहे हैं, एक मुख्य बात है जिस पर हम कभी ध्यान नहीं देते हैं। भोजन में छिलका का क्या महत्व है, आप सभी लोग थोड़ा सोचिए। हम इसलिए अपना नोटबुक लेकर बैठा हूं ताकि टॉपिक से हम डाइवर्ट ना हो। छिलका जो हमारे भोजन में होता है उसमें कोई भी पौष्टिक तत्व नहीं होता है, हम जानते हैं, लेकिन हो सकता है कभी इस पर ध्यान न दिए हो। जब कोई भी पौष्टिक तत्व नहीं होता है तो हम खाते क्यों हैं उसको? इसका मुख्य कारण जो है, छिलका का मुख्य कार्य होता है उत्सर्जन तंत्र को सुचारू रूप से चलाना। तो जो हम खाना खा रहे हैं उसको सुचारू रूप से उत्सर्जन तंत्र के द्वारा बाहर निकालना और उसकी पौष्टिकता को भी हमारे शरीर को प्रदान करना, यह खाना का मुख्य कार्य हो जाता है। तो यदि हम छिलका नहीं खा रहे हैं, मोटा अनाज नहीं खा रहे हैं, जितना पतला अनाज खा रहे हैं, जो आजकल मैदा हो गया या कोई भी जो हम वस्तु ला रहे हैं उसको जितना ही पतला करके मेही करके खाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसका प्रभाव ये होता है कि उसमें जब छिलका नहीं रहेगा तो उत्सर्जन तंत्र हमारा सुचारू रूप से कार्य नहीं करेगा और यह बहुत बड़ा भयंकर रूप लेकर के आज के समाज में उभर रहा है। जैसे कि हम देख रहे हैं, अधिकांशतः लोग जो हमारे पास आते हैं वह कॉन्स्टिपेशन की समस्या को लेकर के आते हैं। तो जो आज का टॉपिक है उसी से संबंधित है। कॉन्स्टिपेशन कैसे दूर किया जाए, उसको डाइजिन से दूर नहीं किया जा सकता है। डाइजिन, इनो और क्या क्या होता है, ये सब चीज़ों का हम तो उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हम जानते हैं, इतना प्रचार आता है इसको। ये पैसा बनाने का एक जरिया बन गया है जो हमारे शरीर को दिन प्रतिदिन कमज़ोर करते जाता है। तो हम चलेंगे छिलका का कार्य। छिलका हमारे उत्सर्जन तंत्र को सुचारू रूप से कार्य करने में सहायता करता है। तो यदि उत्सर्जन तंत्र को सही कार्य कराना है तो छिलका होना चाहिए, चाहे वो चना का सत्तू हो, चाहे वो आटा हो, चाहे वो दाल हो, उसमें छिलका हमेशा रखे, चाहे फल फूल हो। लेकिन एक क्वेश्चन फिर एराइज होता है उसमें, फिर क्वेश्चन होते हैं कि पेस्टिसाइड्स के चलते हम फलों के छिलका को या तो नहीं खाएं या अच्छी तौर से धो करके ही खाएं, लेकिन खाएं, कोशिश करें कि यदि अच्छा है तो उसको छिलका सहित खाने का प्रयास करें। फिर कल हम वीडियो में चर्चा किए थे घी का। खाना में घी को जरूर रखें। क्यों? छिलका भी हमारे खाना को एक दूसरे से दूर होने में सहायता करता है। इस खाना को, जैसे खाना में छिलका रखे हैं तो खाना को चिपकने नहीं देगा। इसी प्रकार से घी भी एक दूसरे अन्न के कण को चिपकने नहीं देता है और इसका मुख्य फायदा ये होता है कि हमारे आंतों में खाना नहीं चिपकते हैं। और घी का और भी कार्य है जो कि हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर करता है। मीन्स घी का तो बहुत सारे कार्य हैं, छिलका का केवल एक ही कार्य है, बट घी बहुत तरीके से हमारे शरीर में फायदा करता है, बहुत रूप से हमारे शरीर में फायदा करता है। अब एक और बात हम बताने जाएंगे, घी और तेल में क्या अंतर है। आप देखें, घर में कहीं भी किसी भी अपने फर्श पर एक बूंद घी का डाल दें, वहीं पर एक बूंद तेल का डाल दीजिए। अब फिर कपड़ा लेकर के आधे घंटे के बाद दोनों को पोंछ दीजिए। आप देखेंगे कि तेल वहां पर लग जाएगा और यदि वहां पर पैर रखेंगे तो स्लिप करेगा। और घी क्या करेगा कि यदि ग्लास पीस पर डाले हैं या कोई भी सफाई के जगह पर डाले हैं तो घी बिल्कुल साफ कर देगा, उसको उसमें चमक ला देगा। यह बताता है कि यदि हम घी का सेवन करते हैं तो हमारे आंतों को साफ कर देता है, आंतों में चमक ला देता है। तो घी सफाई के लिए भी काम करता है। तो हम भोजन क्या करें इसके बारे में बता दिए। भोजन की पौष्टिकता को कैसे बढ़ाएं। खाना को हमेशा उबालते समय
बनाते समय, पकाते समय, ये तीनों शब्द कह सकते हैं। ये ध्यान रखें कि खाना को कभी भी, ये जलती हुई जो कढ़ाई होती है ना, जिसका टेम्परेचर 200-300 डिग्री सेल्सियस हो जाता होगा, जब एकदम लाल हो जाती है, उस टेम्परेचर पर कोई भी वस्तु यदि डालेंगे, कोई भी खाने का जो भी पदार्थ है, उसको डालते ही उसकी पौष्टिकता खत्म हो जाती है। जितना उसका भाग उस जलती हुई कढ़ाई में टच करेगा, उस भाग में पौष्टिकता नहीं रह जाएगी। इसलिए जहाँ तक जो छेवक हम लोग कहते हैं, वो बहुत कम समय तक हो। जैसे हम लोग घर में देखे थे कि दाल में जब छेवक दिया जाता था तो उसको कढ़ाई में करके बस दाल में डाल करके ढक दिया जाता था, उसकी सुगंध आ जाती थी। आजकल क्या है कि कढ़ाई में लेकर के उसको कर रहे हैं, सभी पौष्टिकता को नष्ट कर देते हैं। कुछ इसके प्रोटोकॉल्स हैं, जब हम पढ़ेंगे तो आपको पता चलता है कि कुछ टेम्परेचर के ऊपर हमारी पौष्टिकता बिल्कुल खत्म हो जाती है। जैसे 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से ऊपर जब जाता है तो उस खाना की पौष्टिकता बिल्कुल वो खत्म कर देता है। तो इसलिए यह ध्यान दें कि जो खाना पका रहे हैं वो पानी में उबालें। यदि छेवक दे भी रहे हैं तो बहुत थोड़े समय तक दें, तभी खाना की पौष्टिकता बढ़ेगी। और एक उपाय है खाना की पौष्टिकता बढ़ाने का, जो भी दाल है या जो भी रॉ मटेरियल्स हम खा रहे हैं, जो सूखा मटेरियल्स है, उसको शाम को फुला दें। चना हो, दाल हो, यदि वो फुला देंगे तो सुबह हो उसमें पौष्टिकता बढ़ जाएगी। तो ये हो गया खाना की पौष्टिकता बढ़ाने का उपाय। अब आगे हम चलेंगे कि योग साधना कैसे करें। यह बहुत ही मुख्य टॉपिक है, ध्यान से सुने। और जहाँ तक हम ये भी सजेस्ट करेंगे कि आप कॉपी पेन रखेंगे तो अच्छा रहेगा, इसीलिए कॉपी पेन रखा हूँ ताकि जो मुख्य टॉपिक है उससे डाइवर्ट ना हो जाए। तो आप सुन तो लेंगे, बट क्या आपको याद रहेगा? आप उसको अमल कर पाएंगे? नहीं कर पाते हैं। जानने के लिए सब लोग जानता है, उसको एकत्रित करके एक जगह लिख लेंगे, तब हम उसको अमल कर पाएंगे। उसको देखेंगे तो हमें याद आएगा। तो अब हम चल रहे हैं योग साधना कैसे करें। योग साधना का जो मुख्य गुरु मंत्र है, यह कहते हुए भी हमें हंसी आती है कि हम सब इस बात को जानते हैं लेकिन उस चीज़ को अमल नहीं करते हैं। क्या गुरु मंत्र है कि हमारा प्रकृति, ऊपर वाला जो गॉड है, वो हमें जीवन जीने के लिए पर्याप्त मात्रा में सब कुछ यहाँ प्रदान किया है। क्या क्या किया है? जीवन जीने के लिए नितांत आवश्यक वस्तु क्या है, हम सभी जानते हैं, लेकिन थोड़ा सिलसिलेवार ढंग से हम कर रहे हैं। आप सुनिए। सबसे नितांत आवश्यक जो है वो प्राण वायु है। इसके बिना हम 2, 4, 5 मिनट भी नहीं रह सकते हैं। ये हमारा भोजन है। भोजन क्या है? भोजन एक मेडिसिन है जो हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने में कार्य करता है। इसी प्रकार से हमारा प्राणवायु एक मेडिसिन है। इसको प्राणवायु जब बोल दिया गया तो प्राण का रक्षक है, हमारे जीवन रक्षक है। तो इस प्राणवायु को भगवान, यस प्रकृति बिल्कुल मुफ्त दिया है। मीन्स जो हमारे जीवन के लिए नितांत आवश्यक है और जिसको ज़्यादा मात्रा में सेवन करने की आवश्यकता है, उसको हमें भगवान फ्री में दिए हैं। इसी को हम कहते हैं प्राणायाम। प्राणायाम इज नथिंग बट ओनली द टेकिंग द ऑक्सीजन इन प्रॉपर वे टू योर बॉडी। तो पहला नितांत आवश्यक चीज क्या हो गया? प्राणवायु। और दूसरा सबसे आवश्यक वस्तु क्या हो गया जीवन जीने के लिए? अब हमारे समझ से आप लोग समझ गए होंगे। सबसे नितांत आवश्यक उसके बाद क्या हो जाता है? पानी, जल, जो कि हमें मुफ्त में हर जगह उपलब्ध है। अभी आज के ज़माने में आरओ वाटर और क्या क्या सब आ गया, लेकिन हम उसको कभी बढ़ावा नहीं देते हैं। आप साधारण जल पिए। कुछ कुछ जगह पर बहुत सारे जल प्रदूषित हो गया है, तो वहाँ पर मजबूरी है, तो कुछ भी ले रहे हैं, अलग की बात है। बट हम टॉपिक पर चलेंगे कि प्राणवायु के बाद सबसे आवश्यक वस्तु जो है शरीर के लिए वो पानी है। फिर आप सोचेंगे कि योग में इसकी क्या ज़रूरत है? यही ज़रूरत है।
योग साधना करने से पहले ये सब चीज़ों का ध्यान देंगे तो ये योग साधना का प्रथम अंग है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो यम नियम में ये सभी आ जाता है। तो हम चल रहे हैं पानी। तो हम पानी, जल का कितना महत्व है? हवा के बाद, वायु के बाद सबसे ज्यादा महत्व है तो जल का महत्व है। तो सबसे ज्यादा हमें क्या लेना चाहिए? हमें सबसे ज्यादा जो चीज लेना चाहिए वो हवा लेना चाहिए। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए खूब लंबा, सांस प्राणवायु सबसे ज्यादा लेना है, तब पानी लेना है। क्योंकि सबसे ज्यादा और सबसे आसानी से मिलने वाला और सबसे नितांत आवश्यक जो चीज है वो प्राणवायु है। तो इसको ज्यादा लेना है। उसके बाद पानी को लेना है, जितना हो पानी लेना है, क्योंकि वो भी मुफ्त है लगभग। और प्रकृति ये बताता है कि इसके बाद जो पैसा से मिलता है, जो खाना के लिए हमें कुछ मेहनत करना पड़ता है, उसको थोड़ा सा लें। ये प्रकृति नियम बनाया है, हम नहीं बनाए हैं। हमें तो केवल समझने की आवश्यकता है कि प्राणवायु जो मुक्त है उसको ज्यादा लें, जल जो मुक्त है उसको ज्यादा लें। प्राणवायु से थोड़ा कम जल ले चलेगा, लेकिन प्राणवायु में कमी ना करें। उसके बाद भोजन जो कि हमें मेहनत करके कमाना पड़ता है, मेहनत करके लेना पड़ता है, तो उसको बहुत कम लें। तो ये प्रकृति का नियम को फॉलो कीजिए। प्रकृति हमें समझा रही है कि प्राणवायु अधिकता में लें, जल उसके बाद जितना अधिकता हो जल लें, और जितना कम मात्रा में जो पैसा वाले चीज़ें हैं, पैसा से जो मिल रहे हैं, उसको सबसे कम लें। तो ये हमारे योग का गुरु मंत्र रख लें। शरीर में कभी व्याधि नहीं आएगी। शरीर में सबसे ज़्यादा जो आवश्यक तत्व है और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो प्राणवायु की ज़रूरत है। लेकिन हम प्राणवायु कैसे लेते हैं? आप कभी देखे हैं, कभी सोचे हैं कि हम प्राणवायु 5 फीट 6 फीट का शरीर है, इसमें कितना ऑक्सीजन हम ले रहे हैं? एक चूहा सोता है तो आपसे अच्छा सांस लेता है। इस चीज़ को हम आभास किए हैं कि हम लोग नॉर्मल में जो श्वसन क्रिया कर रहे हैं उससे ज़्यादा तो एक चूहा श्वसन क्रिया करता है। आप कभी देखिएगा, आराम से चूहा बैठा हो तो कितना बढ़िया सांस लेता है। तो हम कोशिश करें कि श्वसन क्रिया बढ़िया से करें क्योंकि एनिमल्स अच्छी तौर से श्वसन क्रिया करते हैं हम लोगों के रिस्पेक्ट में। इतना बड़ा शरीर है, ऑक्सीजन की आवश्यकता है, ऑक्सीजन अधिकता में लें। तो अब आगे का जो टॉपिक है वो रहेगा कि शुद्धिकरण। यदि शरीर में हम इतना इंटेक कर लिए तो शरीर से बाहर कैसे निकल रहा है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, अपना जो भी बायोलॉजिकल और केमिकल रिएक्शन अंदर होता है उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। लेकिन और भी जो हम भोजन के रूप में जो लेते हैं, क्या वो सही तरीका से साफ हो करके उत्सर्जन तंत्र से बाहर निकल रहा है? उसके नली को हमेशा सफाई करते रहना। तो कैसे सफाई होता है? सिंपल। आप नाली को कैसे सफाई करते हैं? नाली में रोज पानी डालिए। रोज नहीं डालेंगे 2 दिन 4 दिन में ही नाली ब्लॉक हो जाएगा। थोड़ी बहुत गंदगी तो लग ही जाएगी, चाहे साफ पानी से ही सब कार्य क्यों न करें आप। तो इसी प्रकार से सुबह सुबह जल का मात्रा अधिक से अधिक लें। यही सफाई करेगा हमारे पाचन तंत्र को, उत्सर्जन तंत्र को। हो सके तो थोड़ा गुनगुना पानी लें, हमारे उत्सर्जन तंत्र के सफाई में बहुत ही अच्छा योगदान देगा। सुबह जगते ही हम मुख्य रूप से बोलेंगे, बच्चों को समझाइए। बच्चे बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि यदि उसका उत्सर्जन तंत्र सही रहेगा कोई व्याधि नहीं आएगी। हम अपने जैसे बच्चों को न बनाएं। तो सुबह सुबह गुनगुना पानी सभी को पिलाएं, अपने भी पिएं। यह गुरु मंत्र है शरीर को व्याधि मुक्त रखने के लिए। अच्छा, पानी पिएंगे, हमारे पाचन तंत्र में जो भी दिन भर का जो बचा हुआ रहेगा, दिन भर रात भर जो भी खाना खाए, वो पचने के बाद जो भी बचा हुआ तत्व रहेगा उसको फ्लश करेगा और आपका आंत साफ रहेगा, पाचन तंत्र सही रहेगा, कभी भी दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सुबह पहले जगें, ये सभी हम जानते हैं। तो इसके बाद हम एक और
जो बताना चाहेंगे, विरेचन क्रिया, इससे पाचन तंत्र का पूर्ण रूप से सफाई किया जाता है। हम लोग अपने गाड़ी का सफाई करते हैं, घर का सफाई करते हैं, देखिए क्या विडंबना है। हम कितना पार्टिकुलर रहते हैं कि गाड़ी नहीं साफ हुआ, गंदा है, कैसे उसको चलाएंगे। लेकिन हम इसके प्रति पार्टिकुलर नहीं हैं कि 20 साल, 30 साल, 40 साल उम्र हो गई, क्या हमारी आंत जो है, हमारे अंदर का जो गाड़ी है, इसका ओवर ऑयलिंग हुआ, क्या ये सफाई हुआ? इसी के लिए सब क्रिया बनाए गए हैं। तो इसमें मुख्य क्रिया है विरेचन क्रिया। विरेचन क्रिया से पाचन तंत्र को अच्छी तौर से सफाई किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्रिया है, हम इसको करते रहते हैं। और ये बताया गया है कि हर सीजन के चेंज होने पर एक बार विरेचन क्रिया करना चाहिए। तो विरेचन क्रिया का हम वीडियो अपलोड किए हैं, आप लोग देख सकते हैं। पहले के वीडियो में विरेचन क्रिया आप डालेंगे तो मिलेगा हमारे लिंक में। तो विरेचन क्रिया अवश्य करें। विरेचन क्रिया 3 माह पर जब भी सीजन चेंज हो तो एक बार विरेचन क्रिया करें। उससे पूरे आंत का सफाई बहुत ही साइंटिफिक वे में होता है। वो डाइजीन और इनो नहीं है, उससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आज तक बहुत लोगों को हम विरेचन क्रिया कराया और अपना अनुभव तो है ही, आज तक किसी को कोई साइड इफेक्ट नहीं। इसका फायदा ही होगा। यदि आप नहीं भी कर पाए तो आपको नुकसान तो नहीं होगा। लेकिन इंग्लिश मेडिसिन में केवल नुकसान ही नुकसान है, फायदा तो बहुत कम है। इसी के साथ आज का चर्चा यहीं पर हम खत्म कर रहे हैं। नमस्कार।